आरुषि, तेलगी, अजमल कसाब और अब राजा रघुवंशी हत्याकांड। एक बात कॉमन है, नार्को टेस्ट। क्या बला है ये नार्को टेस्ट जो 3rd डिग्री से ज़्यादा कारगर है? क्या ये अलिफ लैला का कोई जादुई जल है जिसे पीने के बाद सच ज़बान पर आ जाता है, या कोई जालिम चीज़ है जिसे बॉडी में डालते ही बड़े बड़े जल्लाद किसी तोते की तरह सच बयान करने लगते हैं? इतना कारगर है तो विदेशों में क्यों नहीं इस्तेमाल होता? इतना जादुई है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों अवैध या अमानवीय या भारतीय के अधिकार का हनन बता रहा है? या मेड्यूसा की कोई मोहिनी विद्या है कि पत्थर से सारी हकीकत बयान हो जाती है? आज इसी नार्को टेस्ट के बारे में जानेंगे और शुरुआत करेंगे कि क्या है इसका कानूनी पहलू, मान्यता दरअसल इसकी क्या है। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। नार्को क्या है ये बला, इसे ज़रा फटाफट समझ लीजिए। पहले इसका कानूनी एंगल। सुप्रीम कोर्ट ने अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में निर्णय दिया कि कोई आरोपी व्यक्ति स्वेच्छा से नार्को एनालिसिस टेस्ट करा सकता है, लेकिन यह केवल मुकदमे के दौरान उचित समय में ही संभव है। नार्को एनालिसिस टेस्ट में व्यक्ति की मानसिक झिझक को कम करने के लिए प्रायः सोडियम पेंटोथल या बर्बिट्यूरेट्स या बाकी के जो रसायन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इससे व्यक्ति अधिक सहज होकर जानकारी और भावनाएं व्यक्त करने लगता है। कुछ जगहों पर इसका नाम आप ट्रुथ सीरम, सच्चाई जानने वाला द्रव्य कह लीजिए, सच्चाई जानने वाली दवाई, इसे इस नाम से भी आप जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें पुलिस को एक लापता महिला से जुड़े दहेज उत्पीड़न के मामले में सभी आरोपियों के नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रमुख बिंदु क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पटना हाईकोर्ट द्वारा सभी आरोपियों का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने का आदेश देना गलत था। अदालत, सबसे बड़ी अदालत के अनुसार आरोपियों की सहमति के बिना नार्को एनालिसिस टेस्ट या अनैच्छिक टेस्ट संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। कौन कौन से संविधान के प्रावधान है जिनका उल्लंघन होता है? अनुच्छेद 20(3), किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21, यह अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। इसके अलावा एक और जो मामला, जब भी आप नार्को के कानूनी पहलुओं को पढ़ेंगे तो वो ज़रूर आएगा, वो है सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नार्को टेस्ट जैसे परीक्षण इस अधिकार का हनन करते हैं। किसका हनन करते हैं? जो अभी हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा विनोभाई बनाम केरल राज्य, मनोज कुमार सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सहमति से कराए गए नार्को एनालिसिस टेस्ट की रिपोर्ट को सीधे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये सबूत के तौर पर नहीं आएंगे, सबूत के तौर पर आप इसको अदालत में नहीं रखोगे। केवल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि अन्य साक्ष्यों द्वारा उस रिपोर्ट की पुष्टि न की जाए। आरोपी अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने के लिए स्वेच्छा से नार्को एनालिसिस टेस्ट करा सकता है। हालांकि इस मामले में उसे निरपेक्ष या अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं है। ये तो आपने जान लिया कि इसका दरअसल कानूनी जो पेंच है वो कहाँ पर फंसा हुआ है। हमने 3-4 केसेस आपको बता दिए और राजा के परिवार की डिमांड भी आपको सुना दी। नार्को टेस्ट है क्या, उसे जान लीजिए। ये ग्रीक भाषा का शब्द है नार्को, एनेस्थीसिया या टॉर्पोर। एनेस्थीसिया आप समझते हैं, सर्जरी के पहले आपको दिया जाता है बेहोश करने के लिए, और बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है, जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज़रा सी मात्रा इधर और उधर और जान के लाले पड़ जाते हैं। इसका इस्तेमाल मनोचिकित्सा में भी होता है, दिमाग से जुड़े जो मामले होते हैं उसमें। इसमें होता क्या है दरअसल? सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम एमाइटल जैसी दवा को आरोपी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद व्यक्ति एक कृत्रिम निद्रावस्था, हिप्नोटिज्म, कुछ वैसा हिप्नोटिज्म या अचेतन अवस्था में व्यक्ति चला जाता है और उसकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन, वो निष्प्रभावी हो जाती है। इसके बाद जांच एजेंसियां संबंधित व्यक्ति से डॉक्टर्स की मौजूदगी में पूछताछ करती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। सोडियम पेंटोथल या सोडियम थायोपेंटल कम अवधि में तेजी से काम करने वाला एनेस्थेटिक है। इसकी अधिक मात्रा में उपयोग सर्जरी के दौरान रोगियों को बेहोश करने के लिए किया जाता है, जिसका अभी हमने जिक्र किया। ये दवा जो है वो बार्बिट्यूरेट वर्ग, रसायन में हर किसी का वर्ग है, केमिस्ट्री में हर किसी का एक वर्ग बटा हुआ है कि फलाने डिपार्टमेंट से ये दवा आ रही है, फलाने क्लास समझ लीजिए, उस क्लास से ये दवा आ रही है। तो ये बार्बिट्यूरेट वर्ग से संबंधित है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। चूंकि ये दवा
झूठ बोलने के संकल्प को कमज़ोर करती है, इसीलिए इसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खुफिया अधिकारियों ने इसका इस्तेमाल किया था। इतना समझ ही लिया तो ये भी जान लो कि पॉलीग्राफ से ये अलग है। पॉलीग्राफ परीक्षण की जो धारणा है वो आधारित होता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसके समय में उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, शारीरिक प्रतिक्रियाएं सामान्य की तुलना में अलग होती हैं। इस परीक्षण में शरीर में कोई दवा इंजेक्ट नहीं की जाती, बल्कि कार्डियो कफ्स या फिर संवेदनशील इलेक्ट्रोड, ऐसे उपकरण संदिग्ध जो है जिससे पूछताछ की जानी है, जिससे सवाल जवाब पूछे जाने, उसके शरीर से जोड़ दिए जाएंगे। धड़कन बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ने लगेगा, हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी। शरीर रिएक्ट करता है जब आप झूठ बोलते हैं, कुछ कुछ देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज जैसा, पर बॉडी लैंग्वेज आप सामने से समझ जाते हैं। इसके लिए मशीनें व्यक्ति के शरीर को मशीनों से जोड़ दिया जाता है, तो मशीनें बताती हैं। कई लोग इसको भी गच्चा दे देते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि ये झूठ नहीं पकड़ रही है, हम झूठ पकड़वा दे रहे हैं। खैर, वापस आते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछे जाने के दौरान विभिन्न शारीरिक गतिविधियां, रक्तचाप, नाड़ी दर, श्वसन दर, पसीने की ग्रंथि, पसीना आने लगता ना घबराहट में, इसमें परिवर्तन, रक्त प्रवाह, जो ब्लड फ्लो है, इसको नापा जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के सत्य, असत्य, धोखे और अनिश्चितता का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक प्रतिक्रिया को एक संख्यात्मक मान प्रदान किया जाता है। पहली बार 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराध विज्ञानी सेसारे लोम्ब्रोसो, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के रक्तचाप में परिवर्तन को मापने, ब्लड प्रेशर, उसको मापने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया गया था। हाल के दशकों में जांच एजेंसियों ने इन परीक्षणों के इस्तेमाल की मांग की है, जिन्हें कभी कभी यातना, टॉर्चर या थर्ड डिग्री का बेहतर विकल्प माना जाता है। मतलब पुलिस मारे जा रही है, तलवे पे मारे जा रही है, और भी जाने क्या क्या करवा रही है। उससे अच्छा तो ये है कि इस तरह के टेस्ट करवा लिया जाए। हालांकि इनमें से किसी की भी जो सक्सेस रेट है, सफलता की दर है, वो 100% नहीं है। चिकित्सा क्षेत्र में भी ये मसले विवादित बने हुए हैं। जब अन्य साक्ष्य किसी मामले की साफ साफ तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो जांच एजेंसियां इन परीक्षण का इस्तेमाल करती हैं। साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है। अब ये जान लीजिए किस किस हाई प्रोफाइल केस में नार्को का इस्तेमाल हुआ है, वो भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला केस था स्टैम्प पेपर घोटाला। मुख्य आरोपी था अब्दुल करीम तेलगी। इसका नार्को टेस्ट हुआ तो इसने तत्कालीन एनसीपी के जो प्रमुख थे शरद पवार और पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल पर पैसे लेने के आरोप लगा दिए। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज हुए उसमें इसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। और हमने पहले ही आपको बता दिया है कि नार्को एनालिसिस भौतिक साक्ष्य के तौर पर अदालत के सामने नहीं रखा जा सकता। मुंबई आतंकी हमले का जो आरोपी था अजमल कसाब, उसका नार्को हुआ था। इसमें कई जानकारियां मिली, उन्हें भी सबूत के तौर पर नहीं रखा गया, लेकिन जानकारियां बड़ी महत्वपूर्ण थी। पारिवारिक जानकारियां, आतंकियों के जो ब्रेन वॉश का तरीका होता है वो क्या है, मुंबई हमले की योजना के बारे में जानकारी मिली, हाफिज सईद के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। लेकिन पेंच और है, साल 2010 में आरुषि तलवार हत्याकांड, इसमें उसके माता पिता नुपुर और राजेश तलवार का नार्को हुआ था ताकि हत्या का मामला सुलझाया जा सके, लेकिन नार्को से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसी दंपत्ति का 2009 में, डेंटिस्ट दंपत्ति थे ये, मतलब इनका लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग भी हुई थी, लेकिन तब भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तो कोई गुत्थी इससे सुलझ नहीं पाई। आखिरकार ये हुआ कि उस केस में क्लोजर रिपोर्ट, खात्मा रिपोर्ट जिसको आप बोलते हैं ना, वो लगानी पड़ी। अब वापस राजा रघुवंशी कांड पर आते हैं, हत्याकांड पर आते हैं। राजा का परिवार नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। अदालतों में कानूनी लड़ाई की तैयारी भी है, लेकिन सवाल यही कि आखिर नार्को से क्या उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो पूरा देश मांग रहा है कि आखिर सोनम ने राजा को क्यों मरवाया। तो ये वो हाई प्रोफाइल केस हैं जब नार्को टेस्ट के जरिए गुत्थी सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कई जगह तो गुत्थी और ज़्यादा उलझ गई। लिहाजा अभी भी ना तो नार्को से नतीजे तय हैं, ना ही उसकी वैधानिकता। बाकी ये अंगूठा लगा के, दिल बना के कमेंट में ये ज़रूर बता देना क्या ऐसे ही आसान तरीके से आप और भी वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपका मन करे तो आप टॉपिक भी बता सकते हैं। फिलहाल इजाज़त, नमस्कार।